हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। आज हम लोग जो पढ़ेंगे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन को समझ चुके हैं। ये हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आज लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परत की जो विशेषताएं हैं उसी को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। जब पारंपरिक भौतिक विधि के अंतर्गत घनत्व, ताप और दाब पर आधारित अध्ययन की आलोचना की गई, तब भूकंप शास्त्र के पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत भूकंपित तरंगों की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक परतों की विशेषताओं को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब क्या कि जब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन जब हम करेंगे और पृथ्वी की आंतरिक परत की विशेषताओं को प्रमाणित करेंगे, तो उससे पहले ये जरूरी होता है कि हम इससे संबंधित जो कुछ शब्द हैं, जैसे फोकस क्या होता है, मतलब भूकंप मूल, अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर, और भूकंपित तरंगों की क्या अपनी विशेषताएं हैं, वो जान लेना जरूरी होता है। क्योंकि हम इन्हीं तरंगों के आधार पर, इन्हीं तरंगों की विशेषताओं के आधार पर ही हम आंतरिक परतों को की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। तो इसलिए हम भूकंप शास्त्र पर आंतरिक परतों की विशेषताओं को प्रमाणित करने के पहले हम इनके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे वो ये जानेंगे कि आखिर भूकंप मूल होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये हमने पहले पढ़ा है। मेंटल में क्या होता है, गर्म गलित पदार्थ के रूप में मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और जब वही मैग्मा संवहन तरंग के रूप में, मतलब कन्वेक्शन करंट के रूप में जब सतह पर आता है, तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु से होता है, भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु से होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु से होता है, उस बिंदु को हम भूकंप मूल कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। एक बात क्लियर हो गया हमारा। दूसरी बात कि अधिकेंद्र कहते हैं। अब क्या होता है, उत्पत्ति हो गई, उत्पत्ति हो गई तो कन्वेक्शन करंट के थ्रू, कन्वेक्शन करंट के रूप में या संवहन तरंग के रूप में वो पृथ्वी की सतह पर आता है। तो ये जाहिर सी बात है कि सतह पर आएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग पे सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो भूकंप भूकंप मूल से उत्पत्ति भूकंप मूल से उत्पत्ति होगी। भूकंप की उत्पत्ति भूकंप मूल से जब हो जाती है, तो ये पृथ्वी की सतह के जिस बिंदु पर पहले पहुंचे, जिस बिंदु पर उत्पत्ति के पश्चात भूकंप उत्पत्ति के पश्चात यह पृथ्वी की सतह के जिस बिंदु पर पहले पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, उस बिंदु को हम कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ये अधिकेंद्र जो होता है, ये हमेशा क्या होता है कि भूकंप मूल के लंबवत होता है, मतलब भूकंप मूल के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, ये बातें हो गई। तो हमने 2 बात समझ लिया, एक भूकंप मूल जहां से, जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और अधिकेंद्र जहां से, जिस बिंदु पर भूकंप जो है सबसे पहले पहुंचता है। तो ये 2 बात क्लियर। अब आप ये कहोगे कि सर भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है,
तो हम उस समय से पढ़ रहे हैं या आगे भी आगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति जो है वो तरंग द्वारा होती है। तो आप पूछोगे सर ये तरंग क्या होता है? तो तरंग होता है ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब तरंग कई प्रकार के होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिकी तरंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो जानेंगे वो यांत्रिकी तरंग के बारे में। यांत्रिकी तरंग क्या होता है? तो यांत्रिकी तरंग में कणों के कंपन द्वारा, मतलब एक कण कंपन होता है, फिर ऐसे एक कण कंपन होते जाता है और तब क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कणों के कंपन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये बात हो गया। अब यांत्रिकी तरंग कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो यांत्रिकी तरंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है कि इसमें कणों का जो कंपन होता है वो तरंग की दिशा के समानांतर होता है, मतलब तरंग वेव की डायरेक्शन के पैरेलल ये जो है वो वाइब्रेट करता है इसके पार्टिकल। तो उसको क्या करते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग करते हैं। जैसे ध्वनि तरंग क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है, पहला हो गया। अनुप्रस्थ तरंग में जो है वो कणों का कंपन जो है वो तरंग की दिशा के लंबवत करता है, मतलब वेव जिस डायरेक्शन में होगा उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होगा, ठीक है। तरंग की दिशा के लंबवत जो है वो कण जो है कंपन करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया तरंग के बारे में कि तरंग आखिर होता क्या है। तो तरंग होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। कितने प्रकार के होते हैं यांत्रिकी तरंग? तो दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है? अनुप्रस्थ में होता है कि कणों का जो कंपन होता है वो तरंग की दिशा के समानांतर होता है। सॉरी, अनुदैर्घ्य में कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर, और अनुप्रस्थ में कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं भूकंपी तरंग। ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि भैया इसी के मदद से तो हम पृथ्वी की आंतरिक परतों की विशेषताओं को प्रमाणित करेंगे। तो जब तक हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? तो इसलिए हमें यह पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो भूकंपी तरंग जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पी तरंग, दूसरा होता है एस तरंग और तीसरा होता है एल तरंग, ठीक है। तीसरा होता है एल तरंग। ये हो गए पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ये तीन भूकंपी तरंग हो गए। अब क्या करते हैं? तीनों की विशेषताएं एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि पी तरंग और एस तरंग दोनों को हम क्या कहते हैं? पिंड तरंग कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्रोडी वेव कहते हैं, ठीक है। पी तरंग और एस तरंग को पिंड तरंग कहते हैं, प्रोडी वेव। और एल तरंग को जो है हम क्या कहते हैं? सतही तरंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सतह के करीब चलता है, अंदर नहीं जाता है, सतह के करीब चलता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे सतही तरंग कहते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा, गति। अगर हम गति की बात करें तो पी तरंग की जो गति है वो सबसे अधिक है। पी तरंग की गति सबसे अधिक होती है। एस तरंग की गति जो है वो पी तरंग से तो कम होती है लेकिन एल तरंग से ज्यादा होती है, ठीक है। एस तरंग की गति
और सबसे कम गति जो है वो आपका ये एल तरंग का होता है। बात करते हैं तीव्रता की, मतलब इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी की बात इंटेंसिटी की करते हैं तो पी तरंग की गति सबसे कम, तीव्रता पी तरंग की गति सबसे अधिक, तो इसका उल्टा पी तरंग की जो तीव्रता है वो सबसे कम होती है। एस तरंग की जो तीव्रता है वो पी तरंग से तो अधिक होती है, लेकिन एल तरंग से जो है वो कम होती है। पी तरंग से अधिक और एल तरंग से कम होती है। और सबसे अधिक तीव्रता जो है वो आपका भैया मेरे एल तरंग की होती है। सर्वाधिक तीव्र जो होता है वो एल तरंग होता है। ठीक है, तो तीन विशेषताएं हमने पढ़ लिया। पहला कि पी तरंग इस तरंग को पिंड तरंग कहते हैं, एल तरंग को सतही तरंग कहते हैं। तीव्रता पी तरंग की सर्वाधिक तीव्रता पी तरंग का सबसे कम और एल तरंग का सबसे अधिक, और गति पी तरंग का सबसे अधिक, एल तरंग का सबसे कम। पी तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग मतलब ध्वनि तरंग के समान यह भी अनुदैर्घ्य तरंग है, पी तरंग। एस तरंग जो है वो प्रकाश तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंग प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, एल तरंग जो है वो आपका अनुदैर्घ्य भी हो सकता है और अनुप्रस्थ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब एल तरंग जो है हमने पहले भी कहा कि यह सतह के नजदीक चलता है, सतह के नजदीक चलता है, और सतह के नजदीक चलता है। इसके साथ साथ इसकी तीव्रता जो है वो अधिक होती है, और जब तीव्रता अधिक होती है तो इसके कारण विनाश भी अधिक होगा। इसके कारण विनाश भी अधिक होगा। ठीक है, सतह से नजदीक चलने के कारण और तीव्रता अधिक होने के कारण सर्वाधिक विनाश जो होता है वो एल तरंग के द्वारा ही होता है। 2 पॉइंट और है भूकंपी तरंग के बारे में जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है कि पी तरंग जो है वो सभी माध्यम में गमन करता है। पी तरंग सभी माध्यम में गमन करता है, इस बात को खासकर आप ध्यान रखेंगे। और एस तरंग जो है ये केवल ठोस माध्यम में गमन करता है, ये केवल ठोस माध्यम में गमन करता है। मतलब जहां माध्यम बदल जाएगा वहां ये गमन नहीं करेगा, वहां ये गमन नहीं करेगा, वहां ये अनुपस्थित रहेगा। ठोस माध्यम के अलावा कोई भी माध्यम रहा तो एस माध्यम जो है आपका एस तरंग वो नहीं रहेगा, वो अनुपस्थित रहेगा। क्यों? क्योंकि एस तरंग तो कहता है कि भैया जब मुझे ठोस माध्यम दोगे तो ही मैं गमन कर सकता हूँ, तो ही मैं चल सकता हूँ। अगर ठोस माध्यम के अलावा कोई भी माध्यम दिए तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चलूंगा। तो इस तरह से हमने दूसरा क्या पढ़ा कि इस तरंग जो है वो केवल और केवल ठोस माध्यम में गमन करता है। तो ये था भूकंपी तरंग की विशेषताएं कि भूकंप तरंग कितने तरह के होते हैं और इन तीनों की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं भूकंपी तरंगों के आधार पे या इन्हीं भूकंपी तरंगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक सतह की जो विशेषताएं हैं उनको प्रमाणित करना है कि आखिर जो बातें कही गई हैं वो सही है या नहीं है। अब देखिए, अब हमने पहले भी पढ़ा कि एल तरंग जो है वो सतह के नजदीक चलता है, आंतरिक परत में वो नहीं जाता है। तो जो जाता ही नहीं है वो क्या खाक बताएगा विशेषता के बारे में है?
ये एल तरंग तो सतह के अंदर जाता ही नहीं है, आंतरिक परत में जाता ही नहीं है, तो जब जाएगा नहीं तो बताएगा कैसे, है? बताएगा भी नहीं। तो इसलिए आंतरिक परत की विशेषताओं से, आंतरिक परत की विशेषताएं से इसका जो है कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जाता ही नहीं है, और जब जाएगा नहीं तो बताएगा कैसे, इसलिए एल तरंग के बारे में कोई ये नहीं है, आंतरिक परत और एल तरंग का कोई लेना देना नहीं है। अब बच गए दो, पी तरंग और दूसरा एस तरंग, ठीक है? पी तरंग और एस तरंग, ये दो बच गए। ये दोनों जाता है, तो ये दोनों जब आंतरिक परत में जाता है तो कहता है कि भैया मेरे से पूछो ना कि आंतरिक परत की विशेषताएं कैसी है, आंतरिक परत कैसी है, क्या होता है, वो मेरे से पूछो क्योंकि मैं जाता हूँ। तो हमने पूछा, हमने कहा ठीक है चलो तुम दोनों से एक एक करके पूछते हैं कि सही है कि नहीं, जो बातें कही गई है वो सही है कि नहीं। तो अब आइए देखते हैं कि आंतरिक परत की विशेषताएं क्या है और उनको ये भूकंपी तरंग कैसे सही साबित करते हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर इसको कॉपी करना चाहें तो आप लोग कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ देता हूं। चलिए कॉपी कर लिए होंगे। अब पढ़ते हैं भूकंप शास्त्र पर आधारित विशेषताएं। ये तो था इससे बेसिक जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी जो हमें इसे पढ़ने के लिए जानना जरूरी था, ठीक है? शादी ब्याह होता है तो सीधे बारात तो नहीं चला जाता है ना, उसके पहले लड़की देखना होता है, फिर और भी जो विधि होती है वो होता है, तब बारात जाया जाता है। तो ये वही चीज है। ये सब जो पॉइंट था ये वही चीज था। पहले हम लोग बेसिक जाने कि आखिर क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या पढ़ा जाता है, कैसे प्रमाणित किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं भूकंप शास्त्र पर आधारित करते हैं। पहले हम लोग पढ़े इस चैप्टर में कि हमें ये बातें कहीं ना कहीं देखने को मिली, या हम लोग पारंपरिक भौतिक विधि में जो अध्ययन किए उसके अंतर्गत हम आंतरिक परत की विशेषताओं के बारे में पढ़े कि आखिर आंतरिक परत की जो विशेषताएं हैं वो कैसी है या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जब घनत्व पर आधारित अध्ययन किए थे तब हम लोग उसमें ये पढ़े थे कि सतह से अंदर की ओर जाते हैं, सतह से अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाने पर क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। और ये बात हम लोग उसमें देखे थे, पढ़े थे। दो मत दिया गया था जिसमें पहले मत की तो आलोचना की गई थी, लेकिन कुछ साक्ष्य के आधार पे दूसरे मत को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है? दूसरी विशेषता हम लोग क्या पढ़े थे कि आंतरिक परत का रासायनिक संरचना एवं संगठन असमान होता है, असमान होता है। और
तीसरा हम लोग अवस्था के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अवस्था के बारे में ये पढ़े थे कि सतह से गुटेनबर्ग असांतत्य तक, गुटेनबर्ग असांतत्य पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। दूसरा इसी में हम लोग क्या पढ़े थे कि गुटेनबर्ग से लेहमन तक पदार्थ जो है वो तरल अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। और आंतरिक परत जो है उसमें पदार्थ जमी हुई ठोस या कहें तो ठोस अवस्था में रहता है। अब आप कहिएगा कि गुटेनबर्ग क्या होता है, लेहमन क्या होता है? तो भैया पहले आप जाइए तिलक में प्रसाद खा के आइए, मतलब पहला क्लास में ये सब समझाया हुआ था, तब यहाँ बारात में आइए, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब समझाया नहीं जाएगा, ये सब पहली क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। पहला वीडियो इसमें आप देखिएगा जो इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। सॉरी, ये आंतरिक संरचना का पहला क्लास, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। तो आप पहले वहां जाइए, तिलक से भोज भात खा के आइएगा, तब बारात में आइए। तो ये तो मजाक की बातें। आइए, तो हम ये तीन आंतरिक परत की जो विशेषताएं हैं ये हम देखें, ठीक है? तो ये क्या है? तीन परत कि अंदर के जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, और आंतरिक परत का रासायनिक संरचना और संगठन असमान होता है, घनत्व में वृद्धि, संरचना और संगठन असमान। और ये अवस्थाएं हैं, ठीक है? कि सतह से गुटेनबर्ग तक क्या होता है? ठोस होता है, गुटेनबर्ग से लेहमन तक तरल होता है, और आंतरिक परत जमी हुई या ठोस अवस्था में होता है। अब क्या इन्हीं तीन बातों को हम पारंपरिक भौतिक विधि के अंतर्गत पढ़े थे कि आंतरिक परत की जो विशेषताएं होती हैं वो यही तीन बातें होती हैं। अब भूकंप शास्त्र के अंतर्गत क्या करेंगे कि हम इन्हीं तीन बातों को एक एक करके प्रूफ कर देंगे। तो जब एक एक करके भूकंप शास्त्र द्वारा या भूकंपी तरंग के माध्यम से इन तीनों बातों को प्रूफ कर देंगे, तो हमारा ये प्रमाणित हो जाएगा कि आंतरिक परत की विशेषताएं ऐसी ही है, ठीक है? तो चलिए पहला हम लेते हैं कि सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इसको समझते हैं कैसे? देखिए, एक संबंध होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध नहीं, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो संबंध है। पदार्थ की तरंग की गति का संबंध पदार्थ के घनत्व से, बाबू सोना का संबंध नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो ये संबंध होता है। इनमें कैसा संबंध होता है भैया? तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती का संबंध होता है। अब समानुपाती का संबंध मतलब क्या हुआ? तो समानुपाती का संबंध हुआ क्या कि गति कहता है कि हम अगर बढ़ेंगे तो तुमको भी बढ़ाएंगे, मतलब घनत्व भी बढ़ेगा। और गति कहता है कि अगर हम घटे तो तुमको भी घटाएंगे, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, ठीक है? कुछ इस तरह का मामला है। तो पदार्थ तरंग की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है, ठीक है?
अब जब सीधा संबंध होता है तो हम ये बात जानते हैं कि तरंग जो है वो जब अंदर की परतों में जाता है, अंदर की परतों में जाता है तब इसकी गति में वृद्धि होती है, और जब गति में वृद्धि होती है तो क्या होगा, हमने पहले भी बताया कि गति में वृद्धि होने पर घनत्व में भी वृद्धि होती है। तो तरंग अंदर की परतों में जाता है तो इसकी गति में वृद्धि होती है, और जब गति में वृद्धि होती है तो इस बात से यह प्रमाणित हो गया कि अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये हम समझ लिया। ठीक है, कि तरंग जब अंदर की परतों में जाता है, और कौन तरंग जाएगा, पी तरंग और एस तरंग। एल तरंग तो जाएगा नहीं, क्योंकि एल सतही तरंग है, अंदर की परतों में नहीं जाता है, तो इसलिए उससे हमें मतलब नहीं है, उसे भूल जाओ। जिस तरह से एक्स को भी भूल गए वैसे ही एल तरंग को भी भूल जाओ। तो पी तरंग और एस तरंग जब अंदर में जाता है तो इसकी गति बढ़ती है, और गति का घनत्व से सीधा संबंध होता है। तो इस बात से यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक परत का जो घनत्व है वो सतह से अंदर की ओर जाते हैं तो उसमें वृद्धि होती है। पहली बात में कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ऐसे अलग अलग करके एक तरफ विशेषताएं लिख दिए और दूसरी तरफ उसको प्रमाणित कर रहे हैं, तो इससे आपको आंसर लिखने में आसानी होगी कि पहले आप लिख दो, इसकी क्वालिटी लिख दो, इसकी विशेषताएं लिख दो, और फिर बाद में लिख दो क्या कि हाँ, इससे यह प्रमाणित होता है कि आंतरिक परत सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इस बात को दूसरा कि आंतरिक परत का रासायनिक संरचना और संगठन असमान होता है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है क्या, संरचना और संगठन, संरचना और संगठन दो ही हो सकता है। क्या हो सकता है, एक समान होगा और दूसरा असमान होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका संरचना और संगठन जो है वो असमान है। ठीक है, इस बात को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें ये पता है, क्या पता है भैया, कि जब रासायनिक संरचना और संगठन है एक समान है, रासायनिक संरचना और संगठन एक समान है, तो तरंग का जो मार्ग होता है, तरंग का जो मार्ग होता है कैसा होता है, सीधी रेखा में होती है। सीधी रेखा में तरंग जो है वो गमन करती है, ठीक है। जब रासायनिक संरचना और संगठन एक समान होता तो तरंग जो है वो सीधी रेखा में गमन करती। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और इसको हमने परत में बांटा, और ये तो तरंग जो है ऐसे गमन करती है। ठीक है, एक सीधी रेखा में, कहीं भी गमन एक सीधी रेखा में। पर हकीकत तो ऐसा नहीं है, ये तो बात झूठ है। हकीकत में कैसा होता है, तरंग का मार्ग जो होता है वो आपका वक्राकार होता है, मतलब तरंग का मार्ग सीधी रेखा नहीं होता है। सपोज
ये अर्थ है और इसे हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। सही से नहीं बन रहा है पर समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है। ये अधिकेंद्र होता है, एक इसका छाया क्षेत्र होता है आपका, ठीक है, जहाँ पे कोई तरंग नहीं रहता है। तो तरंग का जो मार्ग होता है वो कैसे होता है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। तरंग का जो मार्ग है ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, मतलब वक्राकार रहता है, ठीक है। अब हम लोग, आप ये बताओ कि हमने कहा कि जब रासायनिक संरचना और संगठन एक समान होगा तब तरंग का मार्ग जो होगा वो सीधी रेखा में होगा। तरंग जो है वो सीधी रेखा में गमन करेगी। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में ऐसा तो है नहीं। तरंग आपका क्या गमन करता है, वक्राकार मार्ग में गमन करती है। तो जब सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, वक्राकार में गमन करती है, तो वक्राकार कब होगा, ये तो बात यहाँ से पता चल रहा है कि भैया ये असमान होगा रासायनिक संरचना और संगठन, तभी वक्राकार होगा, ठीक है। रासायनिक संरचना और संगठन जब असमान होगा तभी इसका मार्ग वक्राकार पॉसिबल है। तो इस बात से हमें यह पता चल गया कि आंतरिक परत का रासायनिक संरचना और संगठन जो है वो असमान होता है, ठीक है। आंतरिक परत का रासायनिक संरचना और संगठन असमान होता है। अब बात करते हैं तीसरी की, क्या है तीसरा, तीसरे को प्रमाणित करते हैं। और तीसरा क्या है, वो है आपका पृथ्वी की आंतरिक परत की अवस्था। तो उसको कैसे हम भूकंपीय तरंग के माध्यम से प्रमाणित करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। बाकी दो तो हमने प्रमाणित कर लिया, अब उसे देखते हैं कि वो कैसे प्रमाणित करते हैं। तो लास्ट जो हमें प्रूफ करना है वो है क्या, कि इसकी अवस्था के बारे में, कि आखिर अवस्था जो है उसको कैसे हम भूकंपीय तरंग के माध्यम से प्रमाणित कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमने अभी पहले ही पढ़ा दो तरंग के बारे में, एक पी तरंग और दूसरा क्या पढ़ा था, एस तरंग के बारे में। आंतरिक परत में तो ये दोनों गमन करती है ना, एस तरंग तो सतही तरंग है, वो तो अंदर जाती नहीं है, ठीक है। तो पी तरंग जो है ये कहता है कि भैया हम जो है वो सभी माध्यम में गमन करेंगे, हमें कोई भी माध्यम दो हम उसमें चल लेंगे, सभी माध्यम में गमन करते हैं। लेकिन इस तरंग जो है ये कहता है कि हम केवल ठोस माध्यम में गमन करेंगे, केवल ठोस माध्यम में गमन करेंगे। ये बातें जब हम लोग भूकंपीय तरंग पढ़ रहे थे तब ये बातें हम आप लोगों को बताएं कि केवल ठोस माध्यम में गमन करते हैं। अयस्क तरंग से तो मतलब है नहीं, वो तो सतही तरंग है, केवल सतह पर चलता है, तो उससे लेना देना नहीं है। तो ये दो बातें हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अब हमने ये पढ़ रखा है पहले से कि पृथ्वी को जो बांटने वाली असांतत्य होती है वो कौन कौन सी होती है, आपका मोहो, गुटेनबर्ग जो क्रस्ट और मेंटल को मोह बांटती है, और मेंटल और कोर को जो है वो गुटेनबर्ग बांटती है, और आंतरिक कोर और बाह्य कोर को जो है वो लेहमन बांटता है। आंतरिक कोर और बाह्य कोर को लेहमन बांटता है, ठीक है। और कोर और मेंटल को जो है वो गुटेनबर्ग बांटता है, गुटेनबर्ग।
वर्ग और मोहो, ठीक है, ये इसे बांटता है। अब ये कहा जाता है कि सतह से लेकर इधर लिख देते हैं इसे, मोहो, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये कहा जाता है कि सतह से लेकर गुटेनबर्ग तक मतलब मेंटल तक क्या होता है कि पी तरंग और एस तरंग दोनों गमन करते हैं, ठीक है। पी तरंग और एस तरंग दोनों गमन करते हैं। अब भैया सतह से मेंटल तक जो है, सतह से गुटेनबर्ग तक जो है, वहां पे आपका जो है एस तरंग अवेलेबल है, एस तरंग पी तरंग का साथ दे रहा है। इसका मतलब जो अवस्था है वो तो ये इस बात का पता चल गया इस तरंग के होने से, इस तरंग की उपस्थिति से इस बात का तो पता चल गया कि अवस्था जो है वो ठोस अवस्था में है। मतलब सतह से गुटेनबर्ग तक जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है, ये पता चल गया हमें। कैसे पता चल गया? क्योंकि इस तरंग है। अब कहिएगा कि इस तरंग है, इससे कैसे पता चला कि ठोस अवस्था में है? द्रव क्यों नहीं रहता? तो ये तो पहले ही कह रहा है ना कि हमें ठोस माध्यम दोगे, सॉलिड मीडियम दोगे तो ही हम गमन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये है, इसका मतलब ठोस है तभी तो ये है, ठोस है तभी तो इस तरंग है। ठोस नहीं रहता तो इस तरंग नहीं रहता। तो इस बात से, इस तरंग की उपस्थिति से इस बात का पता चल गया हमें कि सतह से जो गुटेनबर्ग असांतत्य तक पदार्थ है वो है आपका ठोस अवस्था में। बात समझ में आ गई? आ ही गई होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा रास्ता है वो क्या है? गुटेनबर्ग से लेहमन तक, गुटेनबर्ग से लेहमन तक। अब अचानक क्या होता है कि अचानक इस तरंग जो है वो गायब हो जाती है। इस तरंग जो है इस यहाँ पे गायब हो जाती है, गमन नहीं करती है। गुटेनबर्ग से लेहमन तक, गुटेनबर्ग से लेहमन तक मतलब बाह्य कोर, बाह्य कोर, बाह्य कोर हो गया। गुटेनबर्ग से लेहमन तक बाह्य कोर में इस तरंग जो है वह गायब हो जाता है। और गायब क्यों होगा? गायब तभी होता है जब इसको मन लायक मीडियम, मन लायक माध्यम नहीं मिलता है। इसका मतलब माध्यम जो है वो ठोस नहीं मिलता है, इसीलिए ये गायब हो जाता है। इसका मतलब कि इस तरंग के गायब होने से हमें इस बात का पता चल गया कि गुटेनबर्ग से लेहमन तक अर्थात बाह्य कोर, गुटेनबर्ग से लेहमन तक यानी बाह्य कोर जो है वो ठोस अवस्था में ना रह के किसमें है? तरल अवस्था में है। ठोस अवस्था में ना रह के वो है आपका तरल अवस्था में। इस बात का जानकारी, इस बात की जानकारी हमें लग गई कि इस तरंग नहीं है, इसका मतलब वो ठोस नहीं है, क्या है? तरल है। ठीक है, तो गुटेनबर्ग से लेहमन तक पदार्थ जो है वो तरल अवस्था में है। ठीक है, तो ये दो बात है। अब बात आ जाती है, हमने क्रस्ट से मेंटल तक देख लिया, यानी क्रस्ट से गुटेनबर्ग तक, और गुटेनबर्ग से लेहमन तक यानी बाह्य कोर का देख लिया। अब हमारे पास बच जाता है क्या? एक आखिरी हिस्सा जो है क्या? आंतरिक कोर। आखिरी हिस्सा जो है हमारा क्या? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर जो है वो बच जाता है।
तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इसे भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसे रफ कर दे रहे हैं, इसे भी हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे, वो देखिए। होता क्या है कि लेहमन्स, गुटेनबर्ग से लेहमन तक, गुटेनबर्ग से लेहमन तक, गुटेनबर्ग से लेहमन तक, आप पहली क्लास देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि गुटेनबर्ग क्या है, लेहमन क्या है। ठीक है, अभी सीधा ये क्लास देखिएगा तो आपको हवा ही नहीं लगेगा। तो गुटेनबर्ग से लेहमन तक जो है वो क्या होता है कि पी तरंग की गति में वृद्धि का दर जो है वो कम होता है, वृद्धि का दर कम होता है। ठीक है, पी तरंग की गति में वृद्धि का दर जो है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन स्पीड ऑफ पी वेव। ठीक है, पी तरंग की गति में वृद्धि का दर जो है वो कम होता है, लेकिन लेहमन असांतत्य के बाद जाने पर, मतलब आंतरिक कोण जाने पर, आंतरिक कोण में जाने पर लेहमन के बाद क्या होता है कि अत्यधिक दाब के कारण पी तरंग की गति में आकस्मिक वृद्धि होती है, पी तरंग की गति में आकस्मिक वृद्धि होती है। ठीक है, पी तरंग की गति में आकस्मिक वृद्धि होती है, और जब पी तरंग की गति में आकस्मिक वृद्धि होती है तो इस बात से ये पता चला कि आंतरिक कोर के जो पदार्थ हैं वो अत्यधिक दाब के कारण, आंतरिक कोर के पदार्थ जो है अत्यधिक दाब के कारण जमी हुई अवस्था में या कहें तो ठोस अवस्था में है। ठीक है, जमी हुई अवस्था में या ठोस अवस्था में है। तो ये आंतरिक परत हो गया। अब देखिए, हमने एक एक करके तीनों को प्रूफ कर दिया। जब अंदर की परतों में जाने पर तरंग की गति में वृद्धि होती है तो उसके साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है, ये बात सही प्रमाणित हो गया। जब उसका तरंग का मार्ग जो है वो वक्राकार हो जाता है, मतलब सीधी रेखा में गमन न करके वो वक्राकार मार्ग में गमन करती है, तो इस बात से ये प्रमाणित हो गया कि रासायनिक संरचना और संगठन जो है वो असमान है। और अभी हमने अवस्था को प्रमाणित कर दिया। तो इस तरह जब पारंपरिक भौतिक विधि पर पृथ्वी की आंतरिक परतों की विशेषताओं का आलोचना किया गया तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा जो है इसकी आंतरिक परतों की विशेषताओं को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। तो ये था हमारा भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, आप लोग चाहें तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका भूकंपी तरंग से संबंधित आएगा। ऑब्जेक्टिव भूकंपी तरंग से संबंधित आएगा आपका। इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है, जो शायद पहले भी इसके पिछले क्लास में भी हमने लिखवाया होगा, वो आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पारंपरिक
भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन द्वारा पृथ्वी की आंतरिक परतों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या, पृथ्वी की आंतरिक परतों के अध्ययन में अप्राकृतिक कारणों या फिर साधनों पृथ्वी के आंतरिक परतों के अध्ययन में अप्राकृतिक कारणों या साधनों का वर्णन कीजिए। क्या हुआ, ये क्वेश्चन देख के सदमा लगा है क्या? कुछ नहीं है। तीसरा कि आंतरिक परत की विशेषता, आंतरिक परतों की विशेषताओं को भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन द्वारा आधारित अध्ययन द्वारा वर्णन कीजिए। विशेषताओं को भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन द्वारा आधारित अध्ययन का वर्णन कीजिए। इसमें आप लोग ये बिल्कुल पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ाया, सिंपल यही एक टॉपिक ही था। ये भी हमने अभी पढ़ाया। इतनी देर जो हम पढ़े उस समय से यही पढ़ रहे थे, ठीक है। बात आती है यहाँ, दिक्कत यहाँ हो रही है कि हमने कहीं भी अप्राकृतिक कारणों जैसे शब्द का प्रयोग तो किए ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो भैया मेरे, जो अप्राकृतिक कारण होता है वो क्या होता है? घनत्व ही तो होता है, ताप ही तो होता है, दाब ही तो होता है। यही तीनों तो अप्राकृतिक कारण होता है और इसी तीनों को तो एक्सप्लेन करना है, और ये तीनों तो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। तो बात ऐसे कहे या ऐसे पूछे, आपको ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, आपके पास उत्तर है और होना चाहिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि पहले आप क्या कर सकते हो, पहले आप भूमिका बना सकते हो। क्या कि भूकंप शास्त्र के अंतर्गत, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग द्वारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसमें अंतरिक्ष सतह में चलने वाले पी तरंग और एस तरंग के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक परत की विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है। इसके बाद आप क्या करोगे, वर्णन कर दोगे। पहले विशेषता बताओगे और फिर उससे कैसे प्रमाणित होगा वो बताओगे, तीनों बता दोगे और लास्ट में निष्कर्ष आप लिख दोगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पर भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन द्वारा
पृथ्वी की आंतरिक परतों की विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। तो ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर, जो हम लोगों ने क्वेश्चन सहित, प्रश्न सहित और इससे संबंधित हर एक टॉपिक को देख लिया है और अच्छे से देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर से रिलेटेड ये थर्ड क्लास है। इसके पहले भी 2 क्लास हो चुका है, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप जाइए, पहले उन दोनों क्लास को देखिए, फिर इसे देखिएगा, तब आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो पीटीटी, मतलब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। इसके साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।